Enough is enough. Go home and stay home. दोस्तों, बुलंद अकबाल हाजिर हैं। आपको याद होगा अभी कोरोना वायरस पर हमने कुछ दिनों पहले ही बात की थी। उस वक्त शायद 31,000 लोग इफेक्टेड हुए थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि 3.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं सारी दुनिया में इफेक्टेड हो चुके हैं और 16,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। तो हमें समझना चाहिए कि कितना इम्पॉर्टेंट और कितना ख़तरनाक मसला होता चला जा रहा है ये। और याद रखना चाहिए कि ये जो पैंडेमिक है ये बहुत तबाहियाँ दुनिया में लेकर आया है, इसको सीरियस लेना चाहिए। अगर हम ज़रा सा पीछे एक नज़र मान लें तो हमें याद आ जाएगा वही प्लेग जो 15वीं सदी में फैला था। उसने 1720 के करीब लाखों लोगों को मार दिया था दोबारा आकर प्लेग ने। और फिर 18वीं सदी में आपको याद होगा कि वो जो कॉलरा फैला था उसमें लाखों लोगों की मौत हुई थी। 1820 था वो भी। फिर 1920, बल्कि अगर हम 20 को पीछे लेके जाएं तो 1920 में हमें याद होगा कि वो इन्फ्लुएंजा फैला था, वो जो स्पेनिश फ्लू है। और आज ये 2020 आ गया है 2020 और हम ये एक और देख रहे हैं पैंडेमिक। तो लाखों लोग मरे हैं। तो हमें सीरियसनेस को समझना चाहिए। इट्स नॉट अ जोक, ये बहुत ही सीरियस मसला चल रहा है। अच्छा, अब एक और बात है जिसका फ़र्क मैं महसूस कर रहा था कि सोशल मीडिया उस ज़माने में, इससे पहले के पैंडेमिक्स में नहीं था। आज सोशल मीडिया होने की वजह से एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फैलती चली जा रही है और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ेस भी फैल रही हैं जो कि अफवाहें ज़्यादा है। तो ज़रा सा हमें समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही अपने सिलेक्टिव हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी जो ट्रीटमेंट है या इसकी जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में अब तक क्या अपडेट है उस पर आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये ठीक है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो आइसोलेशन है और ये सब जो है वो तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। यानी वो जो एक नॉर्मल जो चीज़ें हैं जिसके लिए हमें ख्याल रखना चाहिए कि कुछ फीट के फासले पर रहें और अपने आप को बचा कर रखें। लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो ऑप्शंस क्या क्या इस वक्त हैं अवेलेबल, उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर जाने से पहले मैं एक बात और भी कर लेता हूँ कि इस वक्त क्योंकि चल रहा है एक मेगा ट्रायल चल रहा है, क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, जिसके बेसिस के ऊपर मेडिकेशंस के ऊपर काम हो रहा है। यानी दो तरह की मेडिकेशंस हैं। कुछ वो मेडिकेशंस हैं जो यूज़ हो चुकी हैं कुछ इश्यूज़ के लिए, जैसे सार्स आया था, सिंड्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो आया था, या मार्स आया था यानी मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो आया था 2003 में और 2013 में शायद, उसमें जो मेडिकेशन इस्तेमाल हुई थी और वो ट्रायल पूरे नहीं हुए थे, या फिर ऐसी मेडिकेशन जो किसी और वजह से इस्तेमाल हुई लेकिन नाकाम हुई, और या फिर ऐसी मेडिकेशन जो महज टेस्ट ट्यूब में यूज़ हुई और एनिमल्स में यूज़ हुई मगर ह्यूमन में यूज़ नहीं हुई। उन तमाम मेडिकेशंस को इन्होंने यूज़ किया इस बार। यानी स्क्रैच से नहीं गए वरना बहुत टाइम लग सकता था। अच्छा, ट्रायल के हवाले से मैं थोड़ी सी बात कर लेना चाहता हूँ। दो तरह के ट्रायल्स होते हैं दोस्तों, याद रखना चाहिए। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम समझते हैं कि अभी तक दुनिया में दवा क्यों नहीं आई, क्या वजह है, क्या साइंटिस्ट फेल हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ा एक्सटेंसिव प्रोसेस होता है। इसमें दो तरह के ट्रायल होते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। एक ऑब्जर्वेशनल ट्रायल होता है, एक इंटरवेंशनल ट्रायल होता है। ऑब्जर्वेशनल ट्रायल में हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ करते हैं, मरीजों को देखते हैं, कुछ हम उसका एक डेटा आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनकी सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसको हम कोहर्ट स्टडी कहते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में चलती है। या फिर एक और होती है जिसको हम केस कंट्रोल स्टडी कहते हैं, वो भी ऑब्जर्वेशनल होती है। उसमें केस यानी कि वो जो बीमार हैं और कंट्रोल वो जो कि बीमार नहीं है, उनके दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं और ऑब्जर्वेशन से तय करते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट है जो इस वक्त चल रही है वो है इंटरवेंशनल ट्रायल। इंटरवेंशनल ट्रायल के अंदर हम बाकायदा मेडिकेशन का ट्रायल देते हैं और ये सिर्फ मेडिकेशन नहीं, किसी भी सूरत में किया जाता है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो डाइटरी हो या वैक्सीनेशन हो या इक्विपमेंट हो, इसमें हमेशा रैंडमाइज्ड ट्रायल चलता है। ये रैंडमाइज्ड जो ट्रायल है इसमें देख लेते हैं कि क्या होता है। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल भी असल में मेडिकेशन दी जाती है और उसके इफेक्ट्स देखे जाते हैं जो भी कैंडिडेट मेडिकेशन होती है, मगर उसमें फिर और बातें भी आगे देखी जाती है। क्या है कि वो ब्लाइंड है या वो डबल ब्लाइंड है। ब्लाइंड का मतलब ये होता है कि पेशेंट को नहीं पता होता कि उसको मेडिकेशन दी गई है या महज प्लेसिबो दिया गया, यानी जिसमें मेडिकेशन नहीं है। या फिर डबल ब्लाइंड होता है जिसके अंदर देने वाले को यानी रिसर्चर को भी नहीं पता होता है कि हमने किसको मेडिकेशन दी है और किसको हमने महज प्लेसिबो दिया। तो इस तरह से ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करके मरीजों पर देखा जाता है। इस वक्त जो बड़े ट्रायल चल रहे हैं वो एक तो सबसे बड़ा ट्रायल सॉलिडेरिटी ट्रायल जो कि WHO और CDC सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल की तरफ से है, और दूसरा जो है वो डिस्कवरी ट्रायल है जो कि फ्रेंच की तरफ से है, जो फ्रेंच रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ से है, जिसके अंदर तकरीबन 3200 मरीज़ पर ये ट्रायल है और उसमें एज सच 800 मरीज़ तो खुद फ्रेंच हैं।
अच्छा, ये जो है सबसे बड़ा ट्रायल जो इस वक्त डिस्कवरी ट्रायल चल रहा है, जो जिसको बाज़ाब्ता WHO की साइट पर मौजूद है, वो यानी हॉस्पिटल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके अंदर पेशेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसका एक मखसूस क्राइटेरिया है, पेशेंट्स के बारे में एक जर्नल डिस्क्रिप्शन दी जाती है, ऑफ कोर्स पेशेंट का कंसेंट साइन किया जाता है, यानी उसका इजाजतनामा होता है, पेशेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड, उसको बहुत सिंपल रखा है WHO ने कि साहब उसके बैकग्राउंड क्या है, कहीं कोई HIV डिजीज़ है या डायबिटीज़ है उसको बता दिया जाता है, और फिर उसके बाद मरीज़ को फॉलो करने का जो मरहला है वो फिजिशियंस के हाथों में ही होता है। उसमें वो कई चीज़ें फॉलो करते हैं, मतलब थ्रॉट के अंदर वायरस का लोड देख लिया, या फिर डायग्नोस्टिक इमेजिन यानी एक्सरेज वगैरह देख लिए, ब्लड गैसेस देख ली, या फिर केमिस्ट्री देख ली, यानी पेशेंट का क्लिनिकल आउटकम देख लिया, वो देखा जाता। अच्छा, अब देखते हैं कि कौन सी ट्रायल में मेडिकेशन यूज़ की जाती है। तो 4 ग्रुप्स हैं मेडिकेशंस के जो हमें पता होने चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि एक एंटीवायरल मेडिकेशन है, पहले तो मैं आपको चारों का नाम बता देता हूँ। एक तो एक्सपेरिमेंटल एंटीवायरल मेडिकेशन है जिसका नाम है रेमडेसिविर। दूसरा जो है एंटी मलेरिया 2 मेडिकेशन है जिसका आजकल चर्चा बहुत हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी किसी तकरीर में जिक्र किया। एक है क्लोरोक्विन और एक है हाइड्रोक्लोरोक्विन, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तीसरी जो है वो HIV के अगेंस्ट 2 मेडिकेशन हैं जो हम बहुत यूज़ करते हैं, बल्कि 2000 से यूज़ हो रही हैं अमेरिका में। एक है लोपेनावर और एक है रिटेनोवर। ये 2 मेडिकेशन है जो तीसरा इसका ट्रायल चल रहा है। और चौथा जो है वो इन दोनों मेडिकेशन के साथ उन्होंने एक और मेडिकेशन ऐड कर दी है जो कि इंटरफेरॉन है, गामा इंटरफेरॉन, जो कि एक इम्यूनोमोड्यूलेटर होता है जिसके बारे में आपको बता दूंगा। ये 4 ग्रुप्स हैं मेडिकेशन के जो इस वक्त इस मेगा ट्रायल में शामिल है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड इन मेडिकेशंस को यूज़ किया जा रहा है और इसके बाद इसके इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं। अच्छा, अब एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है सिलसिला, इनका बैकग्राउंड क्या है। पहले आ जाते हैं रेमडेसिविर के ऊपर। रेमडेसिविर जो है ये सबसे पहले कोंगो यानी जो अफ्रीका की कोई जगह है वहाँ पर ये यूज़ किया गया था इबोला वायरस के ऊपर, लेकिन कुछ खास इसके अच्छे रिजल्ट आए नहीं। अच्छा, मगर अब देखा यह गया कि ये अभी पिछले दिनों कैलिफोर्निया में किसी एक पेशेंट पे इस्तेमाल किया इन्होंने जो बहुत सिक था और यंग था, और वो 2 दिन के अंदर ठीक हो गया। तो इसके इफेक्ट्स नजर आए सडनली, तो इस पर जरा सा सीरियस नोट आ गया। ये जो मेडिकेशन है ये करती क्या है? ये असल में एक एंजाइम होता है जिसको हम RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कहते हैं, उसको सुप्रेस कर देते हैं। देखा यह गया है कि ये मेडिकेशन जब टेस्ट ट्यूब में यूज़ की गई या फिर एनिमल्स में यूज़ की गई तो उन्होंने देखा कि ये जो है खुसूसन जो सार्स था जो कि कोरोना वायरस का ही एक टाइप है, या मर्स जो है वही जो कोरोना वायरस की एक टाइप है, उसने रिप्लिकेशन को यानी उसकी जो मजीद फॉर्मेशन है उसको सुप्रेस कर दिया। तो रेमडेसिविर जो है वो एक मेडिकेशन है जिसका ट्रायल चल रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि एक बहुत महंगी मेडिकेशन है। दूसरा ये कि इस मेडिकेशन को बहुत ही सीवियरली सिक पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, मगर अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, इसको यूटिलाइज कर रहे हैं लोग ट्रायल के अंदर। और तीसरी बात ये कि अगर आप इसको माइल्ड केसेस में यूज़ करेंगे, अगर कोई फ्लू लाइक सिम्टम के साथ आ रहा है कोरोना के, तो उसमें महंगी बहुत है, यानी खासी एक्सपेंसिव दवा है जो अफोर्ड करना ज़रा मुश्किल है, मगर यूज़ कर रहे हैं। 400 मिलीग्राम मतलब बाज़ क्लिनिक्स में यूज़ भी हो रही है। सच्ची बात तो ये कि अमेरिका में 400 मिलीग्राम दिन में 2 मरतबा, और उसके बाद पहले दिन और फिर उसके बाद 200 मिलीग्राम दिन में 2 मरतबा नेक्स्ट 4 डेज, इस तरह करके कुछ इसका डोजिंग स्केड्यूल उन्होंने बनाया है। दूसरा जो ग्रुप है वो है एंटी मलेरियल मेडिकेशन का। बहुत पॉपुलर हुआ है इसलिए कि हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उन्होंने अपनी किसी तकरीर में इसका नाम यूज़ किया कि साहब ये गेम चेंजर है। एनीवे, ये मेडिकेशन जो है क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सबको पता है कि ये एंटी मलेरिया मेडिकेशन है और काफ़ी सालों से 70 सालों से इस्तेमाल हो रही है। ये मेडिकेशन जो है ये सिर्फ एक्चुअली मलेरिया में नहीं इस्तेमाल होती है, बल्कि ये कई एक डिजीज़ हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह है, या ल्यूपस एथ्रोमेटोसिस जो वेस्ट की डिजीज़ है उसमें इस्तेमाल होती है। ये मेडिकेशन करती क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। ये मेडिकेशन जो है ये एक्चुअली सेल के अंदर जाती है। सेल के अंदर एक चीज़ होती है उसको हम एंडोसोम्स कहते हैं। ये एक छोटी सी एक मेम्ब्रेनस कंपार्टमेंट समझ लीजिए होता है। वो क्या करता है कि जब कभी भी सेल के सामने कोई भी चीज़ उसके वॉल के ऊपर आती है, चाहे वो कोई भी टॉक्सिक मटेरियल हो या वायरस हो, वो इसको इनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर सॉलो कर लेता है, और उसके बाद फिर आगे मूव कर देता है लाइसोसोम्स के अंदर या किसी और ऑर्गेनेल जो कहलाती है उसके अंदर। होता क्या है कि अगर हम ये इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है, इसके पीछे प्रोसेस ये है कि साहब उसके जो एंडोसोम है उसकी एसिडिटी को कम कर दो। जब एसिडिटी कम हो जाएगी तो उसको इनगल्फ ही नहीं कर पाएगा, तो वायरस अंदर ही नहीं जाएगा सेल के। तो यूं इस तरह से उसको इसका जो वे ऑफ एक्शन है वो ये है। अच्छा, अब ये सिलसिला है इसका कि ये मेडिकेशन जो है ये चाइना में यूज़ हुई है, और उनका कहना है कि कोई तकरीबन लगभग 100 पेशेंट्स उन्होंने यूज़ किए और उसके इफेक्ट्स अच्छे आए, मगर उसकी कोई इनके पास बाज़ाब्ता बायोस्टैटिस्टिक्स नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल हो। तो इनका कहना है कि इट वॉज वेरी सक्सेसफुल इन चाइना। बस ये कि
इसके अलावा ये मेडिकेशन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज़ हुई थी डेंगू वायरस के अंदर जो हमारे यहाँ फैला था, या एक और है चिकनगुनिया, उसके अंदर यूटिलाइज हुई थी, मगर इसके कोई प्रॉमिसिंग इफेक्ट्स आए नहीं थे। इन एनी सर्कमस्टांसेस ये मेडिकेशन भी आजकल आपस की बात है यूटिलाइज हो रही है कुछ क्लिनिक्स के अंदर अमेरिका में, क्योंकि इन दोनों मेडिकेशंस को यानी रेमडेसिविर को भी और क्लोरोक्विन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को भी इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया है। और ये मेडिकेशन जो है इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, ये वही है कि इसके मुख्तलिफ डोजेज होते हैं। लाइक 400 मिलीग्राम बाज़ डॉक्टर्स देते हैं पहले दिन, और बाद में 200 मिलीग्राम दिन में 2 मरतबा नेक्स्ट 4 डेज। बाज़ डॉक्टर्स 600 मिलीग्राम एक टैबलेट सुबह दे देते हैं, और फिर उसके बाद के नेक्स्ट 4 डेज के अंदर 400 मिलीग्राम डेली करके 4 डेज दे देते हैं, यूँ ट्रीटमेंट। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और भी जो एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन मैंने यूज़ की, जो मैंने बताई थी रेमडेसिविर, उसकी भी साइड इफेक्ट्स थे, मगर क्लोरोक्विन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के भी साइड इफेक्ट्स हैं। खुसूसन ये कार्डियक एरिथमियास कर दे सकते हैं, यानी ये वजह है कि इसको आमतौर पर अगर किसी और मेडिकेशन लाइक एंटीबायोटिक जिथ्रोमैक्स के साथ देंगे तो हो सकता है ये क्यूटी इंटरवल प्रोलंगेशन एक कंडीशन कहलाती है, वो कर सकती है। या इसके अलावा कार्डियक टॉक्सिक और भी तरीक़ों से कर सकती है, लेकिन इसके अंदर आमतौर पर लीवर एंजाइम्स और किडनी के जो लेवल्स हैं उसको मॉनिटर किया जाता है इन मेडिकेशन को देते वक्त। फिर साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, नोजिया है, वोमिटिंग है, रैशेस हैं वगैरह, रेटिनोपैथी भी हो सकती है इसके अंदर। अच्छा, एक और जो तीसरा ग्रुप जिसका हम जिक्र करते चले वो है जो HIV मेडिकेशन है। ये 2 मेडिकेशन है जो सन 2000 से अमेरिका में यूज़ हो रहे हैं। एक तो है रिटेनोवर और एक है लुपेनावर। इसका ब्रांड नेम है कैलेरिटा। ये मेडिकेशन जो है ये क्या करती है, ये मेडिकेशन असल में एक एंजाइम होता है प्रोटीएस, उसको इनहिबिट करती है सेल के अंदर। प्रोटीएस क्या करता है, असल में होता क्या है कि ये जो वायरस है ना, उसकी असेंबलिंग जब हो रही होती है तो वो एक लंबी प्रोटीन होती है, वो पहले छोटे छोटे हिस्सों में टूटती है, यानी छोटे छोटे पेप्टाइड्स में टूटती है। तो ये प्रोटीएस जो है ये छोटे छोटे पेप्टाइड्स में या छोटे छोटे स्पीसीज के अंदर उसको तोड़ता है, और इस तरह से वायरस फिर बहुत सारे वायरस में तब्दील होता है, उसकी असेंबलिंग होती है। तो प्रोटीएस को ये इनहिबिट कर देती है, तो ना तो टूटेगा और नए नए वायरस बनेंगे। तो यूं ये काम करती है रिटेनोवर और लुपेनावर। लुपेनावर के ऊपर ये काम होता है सारा। मजेदार बात ये, लुपेनावर जो है उसका प्रोटीएस खुद बॉडी का भी कम कर सकता है, यानी बॉडी के अंदर जो प्रोटीएस है वो भी लुपेनावर के इफेक्ट को कम कर सकता है। तो इसलिए हम रिटेनोवर को ऐड कर देते हैं ताकि रिटेनोवर लुपेनावर की लाइफ को बढ़ाए बॉडी के अंदर। तो ये है इसके पीछे एक छोटा सा मैकेनिज्म। रिटेनोवर तकरीबन 100 मिलीग्राम और लुपेनावर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 400 मिलीग्राम की टैबलेट होती है। तो 400 मिलीग्राम लुपेनावर और रिटेनोवर 100 मिलीग्राम टैबलेट फॉर्म के अंदर इस तरह से करके मरीजों को दी जाती है। और इसका भी एक पूरा का पूरा मतलब ये कि बहुत ही क्लोज स्क्रीनिंग होती है, तमाम मॉनिटरिंग की जाती है। इन जनरल वायरस के लोड को चेक किया जाता है, थ्रॉट के अंदर जो वायरल लोड है, और उसके अलावा जो भी केमिस्ट्री है या जो भी लीवर एंजाइम्स हैं या फिर किडनी है वो सब देखा जाता है। इसलिए कि मेडिकेशन जहाँ जहाँ से मेटाबोलाइज होती है उन सब के लेवल को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। अगेन ये मेडिकेशन यानी रिटेनोवर और लुपेनावर चाइना में यूज़ हुई थी 199 पेशेंट के अंदर, यूहान के अंदर। उन्होंने कहा कि साहब ये जो बहुत सिक पेशेंट थे उस पर ट्राई किया था, कुछ पता नहीं चल सका कि कितना प्रॉमिसिंग इफेक्ट था। कहते हैं कि वो पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक थे, मगर अगेन उनका ख्याल है कि ये मेडिकेशन भी यूज़ की जा सकती है। तो ये तीसरा मेजर ट्रायल है जो इस मेडिकेशन पर चल रहा है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के जरिए से, जो क्लिनिकल ट्रायल इस वक्त WHO रन कर रहा है। चौथी मेडिकेशन जो मैंने कहा था वो इन दोनों के अलावा उन्होंने क्या किया, एक इंटरफेरॉन ऐड कर दिया, गामा इंटरफेरॉन इसे कहते हैं, वो इस रिटेनोवर और लुपेनावर के साथ ऐड कर दिया। दोस्तों, इंटरफेरॉन जो है वो असल में एंटीवायरल मेडिकेशन इस लिहाज से नहीं है, बल्कि ये असल में हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। ये इम्यूनोमोड्यूलेटर कहलाती है, और ये अल्फा बीटा गामा 3 तरह की होती है। ये पर्टिकुलरली बीटा इंटरफेरॉन है जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है उसमें यूज़ होती है। इसी तरह इंटरफेरॉन गामा भी होती है जो कि एक बीमारी है ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ जिसके अंदर इम्यून सिस्टम सुप्रेस हो जाता है, उसमें यूज़ की जाती है। और अल्फा इंटरफेरॉन फिर ज़रा मोस्ट लाइक फेमिलियर मेडिकेशन है, लोग जानते हैं कि इसको हेपेटाइटिस सी में, हेपेटाइटिस बी में यूज़ किया जाता है जब लीवर फेलियर होता है या जब सिरोसिस हो जाता है, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के HIV के जो कैंसर हैं लाइक सार्कोमा उसमें यूज़ करते हैं, ल्यूकीमिया में, लिम्फोमा में, ब्लड कैंसर हैं उसमें यूज़ करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है इंटरफेरॉन। तो चाइनीज़ ने ये किया कि रिटेनोवर और लुपेनावर के साथ इंटरफेरॉन को भी ऐड कर दिया, बीटा इंटरफेरॉन को। और चाइनीज़ से पहले, बल्कि सच्ची बात है कि अपने सऊदी अरब में यूज़ हुआ था ये मर्स के लिए, यानी मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि कोरोना का ही एक सिस्टर इन्फेक्शन है जो पहले हुआ था, जिसका भी हमने जिक्र किया था, उसके लिए यूज़ किया था। मगर अगेन उसकी कोई ऑथेंटिक क्लिनिकल ट्रायल स्टडी सामने नहीं आई। तो
मेडिकेशन चूंकि यूज हुई है लिहाजा वो इसको भी यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यूं ने 4 ट्रायल यूज किए, सॉलिडेटेड ट्रायल, और उसको डिजाइन किया है। और अब देख रहे हैं कि चारों ट्रायल ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया के तमाम मरीजों में यूटिलाइज हो रहे हैं और उनके क्लिनिकल ट्रायल के बाद रिजल्ट्स देखकर उन मेडिकेशन के हवाले से डिसीजन लिए जा रहे हैं कि ये मेडिकेशन मार्केट में लाई जाए और उसको बाज़ाब्ता यूटिलाइज किया जाए। अच्छा, एक और मेडिकेशन और भी है जिसका मैं चलते चलते जिक्र कर सकूं, वो है फेविप्रेवर। फेविप्रेवर जो है वो एविगैन के नाम से यूरोप में आती है। ये इन्फ्लुएंजा के लिए इस्तेमाल होती है और इसके लिए भी इनका ख्याल है कि यूरोप के अंदर इसको यूटिलाइज किया गया अभी पिछले दिनों, और इसके भी अच्छे साइड इफेक्ट आए। मतलब ये यूज़ फिर वही बात कि किसी और काम के लिए होती थी, येलो फीवर वगैरह के लिए, मगर इसको इन्फ्लुएंजा के लिए भी यूज़ किया गया था। अब इसको इसके लिए भी यूज़ किया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये 4-8 मेडिकेशंस हैं दोस्तों जिनके हमें नाम याद रखने हैं, जिन्हें हमें समझना चाहिए कि ये मेडिकेशन ट्रायल बेसिस के ऊपर हैं और कुछ मेडिकेशन यूटिलाइज होना शुरू भी हो गई है। अब एक बात और मैं चलते चलते करता चलूं कि वैक्सीनेशन के हवाले से, वैक्सीनेशन अभी तक प्रोसेस में है, वैक्सीनेशन अभी तक तैयार नहीं हुई है। वैक्सीनेशन मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ द ईयर तक ट्राई हो पाएगी, अभी तक प्रोसेस में है। उसके अंदर वो बिल्कुल जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीनेशन कहलाते हैं, वो उसके अंदर वायरस को, असल में वैक्सीनेशन भी 2 तरह से होती है। एक तो ये कि आप उसका बिल्कुल म्यूटेंट जो पार्टिकल है उसको यूज़ करें और उसके अगेंस्ट एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप कर लें, और एक होता है ये कि आप पैसिव इम्यूनिटी तैयार करें, लाइक जो लोग इफेक्टेड हो चुके हैं या जो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन चुके हैं एनिमल्स के अंदर, या फिर ह्यूमन से तो खैर नहीं, लेकिन एनिमल से जो एंटीबॉडीज बन जाते हैं उन एंटीबॉडीज को एज ए पैसिव इम्यूनिटी यूज़ करें। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में वैक्सीनेशन यूटिलाइज होती है, मगर अभी तक वो प्रोसेस में है। और आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि बहुत से लोगों ने खुद अपने अमेरिका में भी अपने आप को एज ए वॉलंटियर पेश किया कि वो उस वैक्सीनेशन पर ट्रायल के लिए तैयार हैं और अपनी अभी मार्केट में नहीं आई है, लेकिन लोगों ने वॉलंटरी अपने आप को दे भी दिया, सेहतमंद लोगों ने, कि हम पर ट्राई करें वैक्सीनेशन और देखें कि इंसानियत के कितने काम आती है। तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है, मेडिकेशन ये आ गई हैं, और सबसे बड़ी बात वही है कि साहब वो जो बात है कि साहब किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को रखना है, किसी भी तरह से प्रोफाइलैक्सिस को रखना है, किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट नहीं रखना और इसको सीरियस समझना है। इट्स नॉट अ जोक। अगेन, इसकी वजह से लाखों लोग मर सकते हैं और खुदा ना करे किसी के घर में एक आदमी भी मर जाता है तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो टेक इट सीरियसली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेरा ख्याल इतना काफ़ी आज के लिए। मैं चाह रहा था कि अपडेट कर दूं ताकि ये जो थोड़ी बहुत इधर अफवाहें फैलती रहती हैं तो उस पर हमें पता चल जाए कि साइंटिफिक अप्रोच क्या है। थैंक यू। Enough is enough. Go home and stay home.